बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 17 में हमने 5 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, रिव्यू क्वेश्चंस। आज इंशाल्लाह हम उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहले 5 लेक्चर बुनियादी थे, आपने बुक में पढ़े हुए हैं। पहले अगर लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से सुने हैं, समझे हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। तो आगे जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। इसको अच्छे तरीके से पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा और फिर उसके मुताबिक हम जो है आगे इसका आंसर देंगे। तो पहले आपने बात मेरी सुननी है अच्छे तरीके से स्टेटमेंट के हवाले से, फिर आपने आंसर को समझना है। याद करने वाली चीज़ जो है, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, आप नोट्स इससे तैयार कर सकते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड अ वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेबल क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। कहता है एक ट्रांसवर्स वेव आपने ड्रॉ करनी है। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव होती है? जिसमें मीडियम के पार्टिकल की मोशन परपेंडिकुलर होती है वेव की मोशन की। ठीक है, जिसमें मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं वेव की प्रोपगेशन के, ऐसी वेव को आप नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बात। अब कहता है ट्रांसवर्स वेव ड्रा करनी है जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो 2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ कितनी हो 4 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाई है बात। बुक में ये डायग्राम नहीं है, कहीं पे भी उसने एग्जांपल पूछी है आपसे। तो देखें, सबसे पहले तो आपने ट्रांसवर्स वेव ड्रा की। ये मीडियम के पार्टिकल हैं, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप देख रहे हैं मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऊपर को जो है वो मूव कर रहे हैं। इट मीन दैट इज द परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। अब कहता है ऐसी वेव ड्रा करें कि जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो और इसकी वेवलेंथ कितनी हो 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको डायग्राम बनाई है। ये इसका क्रस्ट है और ये इसका क्या है? ट्रफ है। तो यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये उसकी एक वेवलेंथ बन जाती है 4 सेंटीमीटर की। तो आप जो है इसको अगर कहें तो ये 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ आ गई, ये एम्पलीट्यूड आ गया 2 सेंटीमीटर का। तो ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रांसवर्स वेव बन गई जिसका एम्पलीट्यूड कितना था 2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ कितनी थी 4। जस्ट उसने कहा है कि ट्रांसवर्स वेव ड्रा करें और लेबल करें उसका 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड और 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ। तो आपने ये एक डायग्राम बस लेबल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइव रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। राइट अ फार्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वही तो रिलेशन था वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो आपने सारे का सारा आपने वही उसको लिख देना है कि हमें पता है कि वेव किसी भी मीडियम के अंदर किसका नाम है? डिस्टर्बेंस का नाम है। तो जब वो वेव ट्रैवल करती है, तो जब ट्रैवल करेगी तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी आ गया। ठीक है बात। तो अगर वो वेलोसिटी जो मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर वो कोई टाइम ले रही है मूव करने का, तो वो टाइम इक्वल आ जाएगा उसके टाइम पीरियड के। तो डेफिनेटली वो कोई डिस्टेंस भी कवर करेगी और डिस्टेंस उसके किसके इक्वल हो जाएगा? वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। आपने अगर मेरा ये लेक्चर सुना है तो आपके लिए ये बात समझना कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। ये वही लेक्चर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हम अगर इस फार्मूले के अंदर डिस्टेंस को रिप्लेस कर दें वेवलेंथ के साथ, जो कि उसने कहा है कि देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। डिस्टेंस को वेवलेंथ के साथ लैम्डा के साथ आपने कर देना है रिप्लेस, और टी जो टाइम है उसको टाइम पीरियड के साथ। तो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो आपको पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड 1 ओवर एफ है। जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये f ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव।
तो ये सारा इसका आंसर आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। कहता है वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर। इसका आंसर दें। तो आपको मैंने ये बात पहले भी समझाई थी कि आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक रस्सी है, तो रस्सी जो है आप उस रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं अपने हाथ की मस्कुलर एनर्जी के साथ, तो आप देखते हैं कि वो जो आपने उस स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो फोर्स लगाई है, फोर्स ने क्या किया है, आपने देखा उस रस्सी को डिस्टर्ब किया, उसके अंदर जो है वो क्या पैदा कर दी, उसने जो है वो वेव पैदा कर दी, उसके पार्टिकल जो है वो मोशन में आ गए। फिर क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते गए, और जो वो एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र होती गई, तो इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, लेकिन मैटर वहाँ का वहाँ ही रहा, वो मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और ये एक लेक्चर जो मैंने समझाया था आपको, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। मैंने अलहदा से वो पार्टिकल्स की मोशन की डायग्राम बना के ना, तो फिर मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो इसको आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। आंसर इसका मैंने ब्रीफली लिखा है जो मैंने बोला है, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स with reference to ripple tank, experiment, reflection, refraction and diffraction। सिंपली बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वैसे मैंने बात डायग्राम के साथ समझाई हुई है, ये डायग्राम मैंने बनाई है। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब वेव एक मीडियम से मूव करके दूसरे मीडियम के ऊपर पड़ती है, दूसरे मीडियम के साथ टकराती है, तो वो बाउंस बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम के अंदर, और इसके लिए ज़रूरी है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब एक वेव एक मीडियम से मूव करके दूसरे मीडियम में जाके टकराए, ये दूसरे मीडियम में जाए, तो टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस आ जाए, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन ज़रूरी है कि जिस एंगल के साथ टकराई थी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये आ जाता है रिफ्लेक्शन। डायग्राम आपके पास है और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पता है आपको, बेंडिंग बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन को, कि जब एक वेव दूसरे वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है, तो अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाए, बेंड हो जाए अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डायग्राम आपके सामने मैंने बनाई हुई है। डायफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज ऑफ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन जो है इसको भी देख लीजिएगा, ये डेफिनेशंस आपने करनी है इसमें, और साथ डायग्राम बना दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ नॉट हाउ दिस क्वांटिटीज रिलेटेड। कहता है क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से वेव की वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, अगर नहीं तो ये क्वांटिटीज़ आपस में कैसे रिलेटेड है। याद रखिएगा, जब किसी भी चीज़ की आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा v=f लैम्डा। आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लें तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड, तो v/λ f हो जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहाँ उसने इंक्रीज कहा है, यहाँ क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। सो रिलेशन क्या होगा इनका, कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो आप देखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका आज का है आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 21। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, आपके 2 लेक्चर नंबर 17 और 18 में आपके रिव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इंशाल्लाह।